आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। भारत में जनसंख्या बढ़ोतरी पर यूएन की रिपोर्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है और संसाधन कम हो रहे हैं, ऐसे में लोगों के लिए न तो जमीन होगी न ही पानी, और ऐसे में समृद्धि कहां से आएगी। उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि को हर हाल में रोकना होगा और जनसंख्या नियंत्रण को धर्म के चश्मे से ना देखा जाए। हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से। गिरिराज जी, यूएन की जो रिपोर्ट आई है पॉपुलेशन को लेकर के, भारत नंबर 1 हो गया है पूरी दुनिया में, क्या कहेंगे? आप लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे, पॉपुलेशन कंट्रोल की आप बात करते रहते हैं। देखिए, हम पूरी दुनिया के सबसे आबादी वाला देश बन गए और आज हमारे पास संसाधन वो नहीं है जो दुनिया के समृद्ध देशों के पास पर कैपिटा जमीन नहीं है। पूरी दुनिया की आबादी तो सर्वश्रेष्ठ हो गए, लेकिन आप देखेंगे तो पानी 3% बच गया है। आंकड़े के अनुसार 4 है, लेकिन व्यवहार में 3%। और वही नहीं, आप देखेंगे जमीन 2%, 2.5% बच गया है। तब जमीन नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तो आप कहां से इतने लोगों को समृद्ध करेंगे? गालियां देने के लिए तो सब लोग स्वतंत्र हैं। जब हम जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं तो लोग इसे धर्म के चश्मे से देखते हैं। मैं उन्हें कहता हूं कि धर्म के चश्मे से देखने वाले लोगों का नजरिया केवल धार्मिक है। देश के नजर से देखेंगे बढ़ती हुई आबादी। आज क्या कारण है कि आज आप जाएंगे तो क्रिश्चियन के परिवार में आपको बच्चे नहीं मिलेंगे, बौद्ध के समाज में जाएंगे तो बच्चे नहीं मिलेंगे, आज जैन परिवार में जाएंगे तो बच्चे नहीं मिलेंगे, आज सिख परिवार में जाएंगे तो बच्चे नहीं मिलेंगे, और जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है उनके घर में भी अब बच्चे नहीं हैं। तो आखिर ये बच्चे कहां से बढ़ रहे हैं? देश के 150 जिले हैं जहां लगभग जहां का FTR फर्टिलिटी रेशियो अधिक है। ये कौन समुदाय के लोग हैं? ओवैसी, जब जनसंख्या की बात आती है, बढ़ती हुई आबादी विस्फोटक है भारत के लिए, तो वो कहते हैं लोगों को डराते हैं। डराता नहीं हूं। ये बढ़ती हुई आबादी भारत के लिए घातक है, इसे रोकना पड़ेगा। और एक बड़ी खबर आ रही है औरंगाबाद से, जहां आग में झुलसने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 2 महिला हैं और एक बच्ची जिनकी मौत हो गई। घर में लगी आग में झुलसे हैं 4 लोग। मुफस्सिल के हेतमपुर गांव की घटना औरंगाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आग में झुलसने से 3 लोगों की मौत हो गई और 3 में 2 महिला हैं, जबकि एक बच्ची की बात आ रही है। घर में लगी आग में 4 लोगों के झुलसने की भी खबर है। मुफस्सिल के हेतमपुर गांव की घटना है। नवादा से बड़ी खबर है, जहां वारसलीगंज में आग का तांडव देखने को मिला है। यहां बरडीहा गांव के एक मकान के ऊपरी तल्ले पर रखे लकड़ी के सामान में आग लग गई। लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ इस आगलगी में, और मामले की जानकारी पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। नवादा से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां वारसलीगंज में आग ने तांडव मचाया। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। दरभंगा से बड़ी खबर, जहां 12 से ज्यादा घर में भीषण आग लगी है। बिरौल प्रखंड के ठीका गांव की घटना है। घर में रखे सारे सामान जलकर राख हो गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पा लिया है और घर में शादी विवाह की तैयारियां चल रही थी और यह आग लगी। और यह बिरौल प्रखंड के ठीका गांव की घटना है और घर में रखे सारे सामान जलकर राख हो गए। फायर ब्रिगेड ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है, लेकिन घर में शादी विवाह की तैयारियां चल रही थी। लाखों का नुकसान हुआ है।
और पटना से बड़ी खबर, राजीव नगर इलाके में मिला है शव। नेपाली नगर के तालाब के पास एक शव मिलने की सूचना है। मौके पर राजीव नगर पुलिस पहुंच चुकी है, मामले की जांच कर रही है कि शव किसका है और शव यहां कैसे आया। पटना से बड़ी खबर, राजीव नगर इलाके में शव मिला है। नेपाली नगर के तालाब के पास एक शव की बरामदगी हुई है। पुलिस पहुंच चुकी है और मामले की जांच चल रही है। अगली बड़ी खबर है मुजफ्फरपुर से, जहां एक युवक को अपराधियों ने घर के बाहर गोली मार दी। युवक की 1 महीने पहले ही शादी हुई थी। युवक अपने घर के बाहर टहल रहा था, तभी पीछे से अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग में युवक को 2 गोलियां लगी हैं। उससे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। चला जैसे कि बता रहे हैं, एक आदमी को बांह में गोली लगी थी, तो नामजद केस करवा रहे हैं। उसमें से 2 लोगों को पूछताछ के लिए लाया गया। 2 लोगों की अरेस्टिंग है सर। अभी तो फर्जाना आएगा तब ना अरेस्टिंग की बात होगी। तो अभी बताए थे तो एहतियातन पूछताछ के लिए लाया गया। नवादा में चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया है। गोविंदपुर प्रखंड के बिशनपुर गांव में लग्जरी गाड़ी से बकरे की चोरी का मामले का खुलासा हुआ। ग्रामीणों ने चोरी के मामले में 2 लोगों को दबोचा है। पुलिस के हवाले उन दोनों को कर दिया और चोरी की इस घटना से सभी लोग हैरत में हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बिशनपुर गांव में 2 लोग लग्जरी गाड़ी से आए और गांव के पास ही चापा नल से पानी पीने लगे। इसके बाद वहीं से एक बकरे को गाड़ी में रख लिया। चोरी की इस घटना को ग्रामीणों ने देखा और पीछा कर गोविंदपुर बाजार में बकरे के साथ दोनों को पकड़ा। दोनों चोर के नाम गुड्डू खान और मोहम्मद नौशाद आलम बताए जा रहे हैं। रुक जाइएगा, 1 घंटा के बाद चला नहीं भागेगा सर। उधर में चला चलिए। था किशनपुर मोड़ चौक पे बैठल था और उधर से ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो आ रहा था। वहाँ पे पानी पीने के बहाने उतरा, उतर के पानी पी के जो वहाँ बैठा था वहाँ उठा कर और उन्हें भागने लगा, जिसमें हमारे बिशनपुर के लोग ने देखा और उसे पीछा करते हुए वैशाली के लालगंज में दलित सेना नेता राकेश पासवान की हत्या का मामला अब सियासी रंग लेने लगा। बीजेपी ने इसे अपना सियासी मुद्दा बना लिया है। बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल राकेश पासवान के गांव पचदमिया पहुंचा और उनके परिजनों से मिलकर अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान, जनक राम और विधायक लखेंद्र पासवान समेत कई लोग थे। बीजेपी नेताओं ने राकेश पासवान के परिजनों को मुआवजा सरकार से देने की अपील की है, मांग की है। और आपको बताएं कि लालगंज में 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाने की तैयारी चल रही थी और उससे ठीक एक दिन पहले 13 अप्रैल की शाम को दलित नेता के राकेश पासवान के अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जानी थी, लेकिन ठीक उसके पहले 13 अप्रैल को वैशाली के लालगंज में एक दलित नेता की हत्या कर दी जाती है। राकेश पासवान स्थानीय दलित नेता और खास तौर पर काफ़ी चर्चित लोगों के बीच में वो रहे हैं। और देखिए किस तरीके से उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। इसी कुर्सी पर शाम में अपनी माँ के साथ वो बैठे थे। अपराधी आते हैं, उनका पाँव छूते हैं और पीछे से एक साथ कई गोलियां उन पर चलाई जाती हैं। मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। हमारे साथ उनके परिवार के सदस्य हैं, उनके भाई हैं, उनके पुत्र हैं। इन लोगों से बात करेंगे। बोले कि कौन है, चिल्लाए, बस वो हम पर भी ऊपर से, हम लोग भी ऊपर से, हमारे ऊपर भी ऊपर गोली चलाया। उसके बाद हम वहाँ से यहाँ सीढ़ी के नज़दीक आए तो वहाँ पर भी गोली चलाया। फिर वहाँ से मेरा साथे भतीजा था, वो हमको धक्का देके, ऋतिक था, हमको धक्का देके वहाँ गिरा दिया। तो वहाँ भी एक गोली लगा। फिर वहाँ से हम इसको हाथ खींचकर फिर हम भागे हुए वहाँ आए। तो लोग आ रहे हैं, सिर्फ देख कर चला जा रहे हैं, अपना अथी करने के लिए। हम लोग के फैमिली के साथ कुछ नहीं हो रहा है। मेरे चाचा को 1 बॉडीगार्ड दिया गया, जिसमें मैंने 4 बॉडीगार्ड का मांग किया था। और मेरे घर पे सुरक्षा रात में डंटा वाला सबको भेज दिया जाता है, दिन में गन वाला रहता है, रात में डंटा वाला। हम लोग रात भर सोते नहीं। इससे पुलिस हम लोग को डरा रहा है कि तुम लोग डर जाओ। तो बिल्कुल राकेश पासवान की हत्या के बाद परिवार के लोग दहशत में हैं और इस इंतजार में है कि आखिर इस पूरे मामले पर पुलिस कार्रवाई कब करती है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 वैशाली। 13 अप्रैल को राकेश पासवान की हत्या कर दी जाती है और अभी तक जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। और अब
यह मामला जो है पूरे बिहार में तूल पकड़ते जा रहा है। दलित नेता की हत्या हुई है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बीजेपी के नेता यहाँ एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में यहाँ पर पहुँचे हैं। इन लोग जो यहाँ के जो राकेश पासवान के जो परिजन हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। पहले इन लोगों से हम बात करते हैं। जो जघन्य अपराध है, जिसने भी वह घटना को अंजाम दिया है, वो बहुत गलत किया है। मुख्य रूप से लोकतंत्र की हत्या की। और मैं यहाँ के इनके भाई, इनके पुत्र, यहाँ के मुखिया, स्थानीय लोगों के मुंह की हंसी छीन लिया है। बड़ी दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, अगर कानून त्वरित कार्रवाई करती तो आज लालगंज थाना के अंतर्गत राकेश पासवान जी की जिस तरह से निर्मम हत्या हुई, अब तक उनके हत्यारों को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया होता। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की एक शिष्टमंडल आई हुई है। अगर समय रहते अपराधियों को पुलिस प्रशासन कानून अगर कार्रवाई की होती तो आज ये कमेटी को आने की जरूरत नहीं पड़ती। सुन करके तो बड़ी आश्चर्य हो रहा है कि जो परिवार नेम्ड एफआईआर करता है वह व्यक्ति अब तक एक सप्ताह के अंदर गिरफ्तारियां नहीं हो रही है, और जिनके शव लेकर के और कहीं न कहीं चौक चौराहे पर जनमानस का वो नेता थे, जब रोड पर आए, शव प्रदर्शन हो रहा था, उसमें मनचले लोग कहीं न कहीं प्रवेश कर गए। तो पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी, बिहार सरकार के सीआईडी क्या कर रहे थे? अब समझ लीजिए 13 तारीख की हत्याएं हुई, एक सप्ताह से अधिक समय बीत गया और एक सप्ताह के अंदर हत्यारा को गिरफ्तारी नहीं किया गया। और उल्टे जो परिवार, जिनकी परिवार की हत्या की गई है, एक दलित समाज के बेटा को, उसी परिवार से जुड़े हुए लोगों पर केस करके उसको जेल भेजा जा रहा है। ये प्रशासन का जिस प्रकार से व्यवहार है, लगता है प्रशासन कहीं से नहीं चाहता है जिसको इस परिवार को मदद करे। निश्चित रूप से पार्टी के स्तर पर एक जन आंदोलन भी हम लोग करेंगे और हम मांग करते हैं कि मृतक के परिवार को, ये मुख्यमंत्री जी करते हैं दलितों के जो हत्या होती है उस पर मुआवजा, बिहार में कितने लोगों को अभी तक मुआवजा मिली, लेकिन यह मृतक परिवार को कम से कम 25 लाख रुपया का मुआवजा बिहार सरकार दे, यह परिवार को नौकरी दे ताकि भरण पोषण हो। और जिसको केस में फंसाकर 14 लोगों को जेल भेजा गया है, 500 लोगों को अन्योन करके केस में दहशत फैलाया जा रहा है, उस केस से बरी करे, ये मैं मांग करता हूँ। तो बिल्कुल बड़ा सवाल यही है कि आखिर घटना के इतने दिन के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, और इसी तरीके से यदि घटनाएं होते रहीं तो कहीं न कहीं शासन और प्रशासन के इकबाल पर सवाल उठाया जाता है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 वैशाली। और भोजपुर से बड़ी खबर है, जहां एक मुखिया की दबंगई का वीडियो सामने आया है। मुखिया सरियान बीच बाजार एक आवास सहायक को लाठी से पीट रहा है। मुखिया काफी गुस्से में है और आवास सहायक को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए उसे लाठी उस पर बरसा रहा है। मुखिया आवास सहायक पर लात से भी वार कर रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा मुखिया जगदीशपुर के हरिगांव पंचायत का रविशंकर चौबे उर्फ टुन्ना चौबे है, जो हरिगांव पंचायत के आवास सहायक अजय प्रसाद पर रिश्वत लेने का आरोप लगाकर पिटाई कर रहा है। आवास सहायक पर लाभुकों से आवास के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप लगा रहा है और इस दौरान मुखिया के साथ मौजूद एक शख्स लोगों को बीच में नहीं आने की बात कह गोली मारने की धमकी भी दे रहा है। वायरल वीडियो 19 अप्रैल का बताया जा रहा है। इसके बाद पीड़ित आवास सहायक ने मुखिया के खिलाफ जगदीश थाने में आवेदन दिया है। फिलहाल दबंगई का वीडियो भोजपुर में जमकर वायरल है। और अब न्यूज़ 18 को सवाल पूछ रहा है कि आखिर मुखिया को गुंडई की इजाजत कैसे दी गई? आखिर 20 सड़क पर इसने जो आवास सहायक को पीटा, इसकी इजाजत किसने दी? सवाल यह है कि जनप्रतिनिधि का ये सलूक जानवरों जैसा क्यों है? सवाल है कि मुखिया कानून को हाथ में कैसे ले सकता है, कैसे सरेराह किसी व्यक्ति को बेइज्जत कर सकता है, पीट सकता है। सवाल है कि मुखिया पर प्रशासन कब कार्रवाई करेगा। जहानाबाद में पचकड़िया गांव के पास पुलिस की गाड़ी पलट गई। इसमें 5 जवान घायल हो गए हैं। पुलिस जवानों की यह टीम कल्पा इलाके में पेट्रोलिंग के लिए निकली थी। इसी दौरान पचकड़िया गांव के पास अनियंत्रित होकर पलट गई और हादसे में एसआई अखिलेश सिंह और ड्राइवर समेत 5 जवान घायल हुए हैं। सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
देश के जाने माने उद्योगपति और रिलायंस समूह के चेयरमैन मुकेश अंबानी का जन्मदिन छपरा में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और इस मौके पर सरयू नदी के घाट पर सैंड आर्टिस्ट अशोक ने मुकेश अंबानी की एक खूबसूरत तस्वीर बनाकर जन्मदिन की बधाई दी। इन आकर्षक तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह छपरा शहर के दक्षिण हिस्से में सरयू नदी के घाट के किनारे अशोक ने मुकेश अंबानी की उत्कृष्ट तस्वीर को उकेरा है और सैंड से ही मुकेश अंबानी का नाम और हैप्पी बर्थडे भी लिखा है। अशोक की इस तस्वीर को लोग पसंद कर रहे हैं और उनके हुनर की तारीफ कर रहे हैं। बिहार का गौरव इस्कॉन मंदिर 1 साल का होने जा रहा है। पिछले साल अक्षय तृतीया के दिन ही कृष्ण लला का आगमन पटना के इस्कॉन मंदिर में हुआ था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया था। इस बार भी अक्षय तृतीया के दिन भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तैयारियों का जायजा लिया विनीता मिश्रा ने। श्री श्री राधा बांके बिहारी मंदिर यानी पटना का इस्कॉन मंदिर, जिसका 1 साल होने जा रहा है। अक्षय तृतीया के दिन ही पटना के इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन हुआ था और इस बार अक्षय तृतीया के दिन 1 साल होने पर भव्य तैयारियां की जा रही है। उसकी तस्वीर भी पटना इस्कॉन मंदिर में नजर आने लगी है। अभी ही एक द्वार बना दिया गया है जहां लिखा हुआ है कि अक्षय तृतीया यानी 21 और 22 अप्रैल के दिन यहाँ भव्य कार्यक्रम होंगे, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का ये प्रथम वार्षिकोत्सव है, यानी 1 साल हो गया है। और पिछले 1 साल में जो यहाँ की तस्वीर है वो बहुत बदली है। 1 साल पहले ही पटना के इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन हुआ था और तब से जो भक्त हैं कृष्ण लल्ला के, वो लगातार इस मंदिर में आते रहे हैं, भगवान के दर्शन करते रहे हैं और अभी भी जो तस्वीरें हैं वहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं। भगवान का हम लोग आविर्भाव बोल सकते हैं। बांके बिहारी जी यहाँ आए, प्रतिष्ठित हुए अक्षय तृतीया के दिन और काफ़ी आप उस समय देखे ही होंगे, यज्ञ के साथ साथ अभिषेक, महाअभिषेक, महापुष्प अभिषेक और भोग 1,000 से ऊपर भोग बना हुआ था, 1008। और इसके बाद महाआरती हुआ, ठीक वैसे ही जैसे हुआ था। उसका हल्का छोटा रूप होगा, बट वैसे ही हम लोग यहाँ पर मनाने जा रहे हैं। मायापुर से यहाँ तक कि चाइना से, जापान से अलग अलग लोग हैं जो कीर्तन करने के लिए, केवल कीर्तन का हमने भगवान के नाम का जो धर्म है, भगवान का नाम लेना। भगवान के दर्शन के लिए लोग इस मंदिर में हमेशा आपको नजर आएंगे और 1 साल का इस बार अपना पटना का इस्कॉन मंदिर होने जा रहा है, जिसके मद्देनजर यहाँ पे खासकर कीर्तन कराया जाएगा। भगवान कृष्ण को उनका अभिषेक कराया जाएगा। जितने भी भक्त आएंगे उन्हें महाप्रसाद दिया जाएगा। साथ ही साथ जो मंदिर का जो समय है, 1 बजे से 4 बजे तक जो मंदिर के द्वार बंद रहते हैं, उस दिन यानी इस्कॉन मंदिर का जो उद्घाटन का साल है पूरे दिन खुला रहेगा। यानी अक्षय तृतीया के दिन 22 अप्रैल को मंदिर 1 साल का होने जा रहा है। यानी इस बार 1 साल के मौके पर पटना के इस्कॉन मंदिर में भव्य तैयारियां की जा रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। वैशाली के लालगंज के पचदमिया गांव पहुंचा बीजेपी प्रतिनिधिमंडल। दिवंगत दलित नेता राकेश पासवान के परिजनों से की मुलाकात, हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग।